वेस्ट बंगाल में, notwithstanding all the development parameters having been comparatively better, लेकिन इसके बावजूद अगर आप वहां पे इतने स्ट्रांग कल्चर को नहीं रोक के एक नेशनल हिंदुत्व का वो ला रहे हैं और बीजेपी का बेस बढ़ रहा है, तो फेल्योर तो ममता बनर्जी और कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस का है ना, क्योंकि वो वहां पे रिच पुअर डिवाइड नहीं, जो वादा किया था कि इंडिविजुअल को हम देंगे, जो डेमोक्रेसी का फंडामेंटल वादा है, अगर वो नहीं निभा पा रही 70 साल से और बीजेपी अपना बेस बढ़ा ले रही है, तो गलती उनकी देखी जाए कि बीजेपी की देखी जाए कि वो कम्युनल कर रहे हैं और ये ताली बजा के हम लोग कहते रहे कि कम्युनल कर रही। ये मुझे लगता है कि फॉर्मुलेशन ही फंडामेंटली गलत है। सिंह साहब, अगर व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें तो आपकी बात बिल्कुल सही है और मैं तो मुंह खोल के बार बार कह रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ, मैंने किताब भी लिखी है हाल ही में, मैंने पढ़ी है कि ये जिसे हम सेकुलर राजनीति कहते हैं, उस सेकुलर राजनीति का बहुत बड़ा फेल्योर है। और फेल्योर इसलिए है चूंकि सेकुलर राजनीति का जो मुहावरा है, उसकी जो भाषा है, वो जिस मुद्दों को उठा रहे हैं, वो एक साधारण धर्म भीरू भारतीय के मन से जुड़ नहीं रही है। तो सेकुलर राजनीति का जो पॉलिटिकल स्टैंड है वो लोगों से नहीं जुड़ता, उसकी भाषा और संस्कृति लोगों से नहीं जुड़ती है। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं तो बहुत बड़ा फर्क है। और आप इतने बड़े संघर्ष में केवल आप ये नहीं कह सकते मेरा दुश्मन बड़ा तेज था, सवाल है कि आप क्या कर रहे थे। बिल्कुल सही बात है। तो एक उंगली अगर बीजेपी पे उठती है तो 3 उंगली पूरी सेकुलर राजनीति पे उठती है। आप व्यापक परिप्रेक्ष्य में बात सही है, लेकिन सिर्फ बंगाल के संदर्भ में और इस चुनाव में इसमें कोई संदेह नहीं है कि बंगाल में टीएमसी के आने के बाद जो ऑपोजिशन का वैक्यूम हुआ, खासतौर पे लेफ्ट फ्रंट के मेल्टडाउन के बाद बंगाल में जो वैक्यूम क्रिएट हुआ, उस वैक्यूम को फिल करने में कांग्रेस असमर्थ रही। और उसके लिए केवल बीजेपी को दोष नहीं दिया जा सकता, बीजेपी ने बहुत मेहनत से उसके अंदर भरने का किया प्रयास। मैं केवल इस चुनाव की बात कर रहा हूं कि बीजेपी ठीक है धीरे धीरे बढ़ रही है। क्या बीजेपी वास्तव में बंगाल के जनमानस के भीतर टीएमसी पे भारी पड़ चुकी है? केवल वो प्रश्न है आज की तारीख में। और मुझे लग रहा है कि वो भारी पड़ती अगर अंतिम आंकड़ों में दिखाई देती। योगेंद्र जी, मैं आपको रोकूंगा। पवन खेड़ा कांग्रेस के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, आइए सबसे पहले। 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी और हमारे गठबंधन के साथी बहुत मजबूती से जीतेंगे। इंटरनल असेसमेंट आप लोगों को जो आप किताब लेके बैठे न एग्जिट पोल्स पे ज्यादा रुचि रहते हैं, न इंटरनल असेसमेंट तो इंटरनल होती है, उसको तो सार्वजनिक नहीं किया जाता। लेकिन पूरी उम्मीद है कि इस बार लोकतंत्र बहुत मजबूती से जीतने वाला है। ठीक है, थैंक यू। एक चीज नोटिस की, पवन खेड़ा साहब का अभी रूपरेखा बदली है, इन दिनों ऊंचे बढ़ा लिए, थोड़ा बाल बढ़ा लिए हैं। जब से ये पूरा एपिसोड हुआ है तब से उनका बदल गया। योगेंद्र जी, मैं एक और बात कहना चाह रहा हूं, मैं इसको किसी उससे नहीं, लेकिन आप सोचिए कि अगर ममता बनर्जी जैसी फाइटर जिनको कहा जाता है, जो सड़क से लेके विधानसभा तक लड़ती है, हार मानने को तैयार नहीं है, अगर शुरुआती रुझान में ये स्थिति सामने आ रही है, तो इसका अखिलेश यादव के मन मस्तिष्क में इस वक्त क्या असर पड़ रहा होगा? सिर्फ अखिलेश यादव नहीं, मैं समझता हूं पूरा देश का विपक्ष ये देखेगा कि भाई अगर ममता बनर्जी को हराया जा सकता है, देखिए हार कोई भी सकता है। आज ऐसा लग रहा है कि डीएमके हार रही है, डीएमके कल तक आश्वस्त थी, आज हार रही है। लोकतंत्र में ऐसी चीजें होती हैं और डीएमके इसके लिए किसी को दोष नहीं दे सकती। कोई चुनाव आयोग डीएमके को नहीं हरा रहा है। इस तरह से मैं फिर कहूं, असम में बीजेपी जीत रही है और इसके लिए केवल जो उन्होंने डिलिमिटेशन में गड़बड़ की उसका जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता। उससे सिर्फ 10 सीट का फर्क पड़ा होगा। असम में अगर बीजेपी जीत रही है, कांग्रेस हार रही है, तो कांग्रेस का अपना दोष उसके। अनुराग, एक बड़ी खबर आ रही है योगेंद्र जी, एक बड़ी खबर आ रही है, टीवी के चीफ विजय की सुरक्षा बढ़ाई गई है और जिस तरह का उनका परफॉर्मेंस है, टीवी के 104 शुरुआती रुझानों में 104 सीटों पे आगे दिखाई दे रही है। मुझे लगता है अनुराग, योगेंद्र जी से तमिलनाडु पे टिप्पणी लेना बहुत जरूरी है कि तमिलनाडु में क्या दोनों डीएमके एआईडीएमके से लोग बहुत नाराज चल रहे थे और इसीलिए ये विकल्प जो है ये अभी तक शुरुआती रुझानों में सक्सेसफुल होता दिखाई दे रहा है। अगर ये होता है योगेंद्र जी, तो ये वाकई एक अजीब फेनोमेनन होगा कि ओवरनाइट एक पिक्चर का, फिल्म का कोई आता है और वो पूरे दशकों की पार्टी डीएमके एआईडीएमके कांग्रेस सबको धता बता के ये इतना बड़ा एक जंप ले जाता है।
तो ये लग क्या रहा है ये कि इंडियन मासेज या तमिलनाडु की जनता की कहीं कोई कमी है कि एक इंडिविजुअल, एक फिल्म वाला कोई आता है और अचानक कितना बड़ा सक्सेस पा जाता है पॉलिटिकल एरिना में? देखिए, हैरानी की बात होगी, लेकिन तमिलनाडु के लिए हैरानी की बात नहीं होगी। आप तो सिंह साहब व्यापक दृष्टि में भी देखते हैं। याद रखिए, अन्ना दुरई ने यही किया था, एमजीआर ने यही किया था। अरे थोड़ी देर पहले यही कहा जो था। व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें जो तमिलनाडु में हो रहा है वो ये है कि डीएमके राजनीति से, डीएमके से लोगों का एक तरह की निराशा बनी है। और याद रखिए, तमिलनाडु में डीएमके एडीएमके की जो है हमेशा कॉन्स्टेंटली बदलती रही हैं। केरला जैसी नहीं, क्योंकि एक बार जयललिता 2 बार जीत गई थी, अन्यथा तमिलनाडु में हमेशा सरकार बदलती है। तो सरकार बदलनी थी, लेकिन लोगों के पास विकल्प था नहीं, क्योंकि एडीएमके बीजेपी के साथ मिल चुकी थी और वो तमिल कल्चर के अंदर उस तरह से एक्सेप्टेबल नहीं है बीजेपी वाली संस्कृति। इसलिए एक नए विकल्प का स्कोप था, वैक्यूम था, और विजय उसके अंदर आए। याद रखिए, विजय जो है खुद क्रिश्चियन है, ज्यादातर लोगों को शायद पता नहीं है। क्रिश्चियन है, खुल के कहते हैं, मतलब छुपे हुए क्रिश्चियन नहीं है, वो क्रिश्चियन है। दूसरा, याद रखिए, वो अपने हीरोज में से किसे बताते हैं? पेरियार, अंबेडकर और कामराज। याद रखिए, वो स्पष्ट रूप से विजय कहते हैं कि मैं डीएमके मेरी पॉलिटिकल एनिमी है और बीजेपी मेरी आइडियोलॉजिकल एनिमी है। और वो कहते हैं मैं सेकुलरिज्म, फेडरलिज्म और तमिल राष्ट्रवाद के प्रति समर्पित हूं। ये इनके अपने हैं, जिसका मतलब है तमिल राजनीति में एक वैक्यूम तो था, लेकिन जो द्रविड़ राजनीति का पैराडाइम है उसके बाहर जाने को अभी तमिलनाडु तैयार नहीं है। और इसलिए बीजेपी के राष्ट्रवाद के लिए वहां जगह नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र सर जुड़ने के लिए हमारे साथ। और इस वक्त के जो आंकड़े हैं, शुरुआती रुझान है, उनका मतलब क्या होने जा रहा है आने वाले वक्त में, ये दर्शकों को समझाने के लिए अपने अनुभव के आधार पर, तो 51 साल के विजय जिनका मुकाबला था 73 साल के स्टालिन के साथ, और अब यहाँ पर जो द्रविड़ फर्स्ट की बात स्टालिन कहते थे, जैसा योगेंद्र सर ने कहा रमेश, कि वो जो द्रविड़ फैक्टर है वो आगे भी जारी रहेगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे फिल्मी सितारे रहे तमिलनाडु की राजनीति में जो लगातार अपने प्रभाव छोड़ने की कोशिश कर चुके हैं। रजनीकांत और कमल हसन बिल्कुल सही आपने कहा। लेकिन हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता धनंजय गिरी साहब और अनिल यादव साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता सुमित मेहरोत्रा साहब टीएमसी से हमारे साथ जुड़े। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आमिर का रुख करिए। बिल्कुल अरे आओ यार, आमिर आ गए। आमिर आ गए आपके पास। आमिर ओवर टू यू। आमिर दिखाइए। देखिए, बीजेपी में इस समय जो रुझान साफ तौर पे देखने को मिल रहे हैं, उससे ये साफ जाहिर होता है कि जीत का सेहरा बीजेपी पहन रही है। और खास तौर पे जश्न का माहौल शुरू हो चुका है। आप तस्वीरों में देखिए, यहाँ बैंड बाजा बारात जो है वो सब आ चुका है। यहाँ पर बैंड बाजा जो है शुरू हो चुका है, शहनाई जो है बज रही है। ये साफ तौर पे देखा जा सकता है। बाकायदा लोग जो है यहाँ पर धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, कार्यकर्ता धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। तो आप देखिए, सुबह के वक्त से ही ये नजारा जो है बीजेपी दफ्तर के सामने जो है साफ तौर पे देखा जा सकता है। ऐसा लग रहा है कि जो रुझान अभी इस समय सामने आए हैं वही आखिरी निर्णायक भूमिका निभाएंगे। शाम तक ऐसा लग रहा है कि शाम तक इसी तरह से जश्न का माहौल रहेगा।